हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो नीट का पेपर हुआ है उसमें यहाँ पर हम पर्टिकुलर जूलॉजी के अंदर आए एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें बच्चों, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यहाँ पर असर्शन और रीजन की फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन यहाँ पर लेबल्ड है, इसमें पूछा है ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर यहाँ पर बोन मास जो है वो कम हो जाता है और उस वजह से हमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। देन रीजन की अगर हम यहाँ पर बात करें, रीजन में पूछा गया है कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन्स। तो बच्चों इसको यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू बोन हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक बोन ड्रॉ कर लेते हैं और जो ईस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो हमें ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक ब्लड वेसल नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि ई से हम ईस्ट्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईस्ट्रोजन के लेवल्स जब ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं उस वजह से यहाँ पर जो बोन के अंदर मिनरल डिपॉजिट है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब बोन के अंदर मिनरल डिपॉजिट डिक्रीज होता है तो उसके अंदर इस तरह से पोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन बोलते हैं। अब जब ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि पोर्स यहाँ पर बनना शुरू हो गए, इस वजह से यहाँ पर बोन वीक हो जाती है और बोन के फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों पता चल गया कि ईस्ट्रोजन जब डिक्रीज करेगा तभी वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असर्शन में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। विद रिस्पेक्ट अगर मैं यहाँ रीजन देखूं तो आप देख सकते हैं कि कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल की बात की गई है, इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन की। तो इस वजह से यहाँ पर जो रीजन मेंशन्ड है ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो बच्चों करेक्ट तो नहीं है, इसमें से एक गलत है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सेकंड की अगर बात करें, इसमें लिखा है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, और यही यहाँ पर ऑप्शन हम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, इसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर दिया गया है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ये बात बिल्कुल सही है। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, उनका एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलर लैक्टियल वेसल्स के अंदर होता है। आपको याद भी होगा भाई, विलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पर विलाई के अंदर ही यहाँ पर हमें देखने को मिलती है लैक्टियल वेसल। लैक्टियल वेसल आगे जाकर लिम्फेटिक सिस्टम को ज्वाइन कर लेती है और जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं वो बच्चों यहाँ से ब्लड वेसल में ना जाकर सीधे लिम्फेटिक के अंदर एंटर करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड को चेक करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में यहाँ पर मेंशन किया गया है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमाइक्रॉन इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। बच्चों जस्ट अभी हमने यहाँ डायग्राम बनाया और उसमें समझा भी था कि विलाइस के अंदर ये लैक्टियल वेसल प्रेजेंट होती है और इसी के पर्टिकुलर अंदर यहाँ पर काइलोमाइक्रॉन एंटर करता है। तो यहाँ पर बच्चों जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है आपस में बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, परफेक्टली मैच कर रहे हैं और उस बेसिस पे यहाँ पर अगर बच्चों हम यहाँ पर अपना आंसर देखें, अगर ये फाइनल ऑप्शंस में ढूंढें तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है ये भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है ये भी करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ यही ढूंढना है ऑप्शन में कि कहाँ दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट मेंशन्ड है। तो आप इजीली अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो ये बच्चों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में भी यहाँ पर स्टेटमेंट 1 को करेक्ट बताया और स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट बताया, इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि स्टेटमेंट 1 ही इनकरेक्ट मेंशन कर दिया है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन 4 में यहाँ पर मेंशन किया गया है बच्चों दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसके अंदर करेक्ट बताए गए, तो जो डिजायर्ड आंसर हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे वो हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से इसको ईजिली हम आंसर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2022 के पेपर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। इस डिजीज और सिम्टम्स के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 312 से लिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, टिटैनी क्या कहता है, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म। तो देखिए टिटैनी में स्पाज्म तो होता है बट ड्यू टू लो कैल्शियम आयन,
ना कि हाई कैल्शियम। तो यहां पे जो हाई कैल्शियम लिखा गया है ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपसे देगा आया माइस्थेनिया ग्रेविस, जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। देखिए वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल तो होता है, बट ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों, और इसीलिए यहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। थर्ड की बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अगेन बाकी सारी बातें सही बोली है, बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों। फोर्थ ऑप्शन देखिए, आर्थराइटिस इंफ्लेम्ड जॉइंट, और बिल्कुल आर्थरो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इंफ्लामेशन, तो आर्थराइटिस क्या हो गया, इंफ्लेम्ड जॉइंट हो गया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो डिजीज और उसका एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल करेक्ट है। तो एलेन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा फोर्थ। जूलॉजी सेक्शन के अंदर आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए। उसमें ऑप्शन 1 यहाँ पर इसमें बोला गया है द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वेल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन यानी कि भाई हार्ट के अंदर ऊपर वाले दोनों चैम्बर, उनको हम यहाँ पर बच्चों एट्रिया बोलते हैं, और इन दोनों में जब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर ये बताया गया है क्या उसकी वजह से यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व खुल जाते हैं क्या। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले ही ये दोनों वेल्व्स खुल चुके होते हैं। तो उस बेसिस पे जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उससे तो सिर्फ यहाँ पर वेंट्रिकल्स की अंदर हमें यहाँ पर ब्लड जाता हुआ दिखाई देता है, और वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है 30%। तो बच्चों इस बेसिस पे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रिया में उस वजह से तो ये दोनों वेल्व नहीं खुलते, ये तो ऑलरेडी पहले ही खुले हुए होते हैं। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन 2 में बोला गया है ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। बच्चों जॉइंट डायस्टोल जो वर्ड है उसमें एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये रिलैक्स कंडीशन की बात की गई है। उस समय यहाँ पर आप देखें जो ब्लड है वो यहाँ पर एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है, और इस वजह से जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है हम उसे पैसिव फिलिंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देन थर्ड ऑप्शन की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। इसमें बोला गया इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वेल्व्स। भाई सेमिलुनर वेल्व्स यहाँ पर वेंट्रिकल्स में जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या वो बंद हो जाते हैं। तो आप याद करें उस समय बच्चों जब प्रेशर बढ़ता है तो वो क्लोज नहीं, वो ओपन होते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ये भी गलत हो जाता है। देन लास्ट ऑप्शन इसमें मेंशन है द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम एवी नोड यहाँ पर बोल सकते हैं, जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एवी नोड की नहीं होती, वो साइनो एट्रियल नोड यानी कि SA नोड की होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन 4 भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर ढूंढना था, तो आप देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इजीली इस क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। नीट 2022 के पेपर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सिस। तो देखिए आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है साइनेप्स के बारे में बच्चों। एनसीईआरटी में पेज नंबर 319 पे यहाँ पे साइनेप्स के बारे में आपसे दी गई है बातें। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। देखिए अगर साइनेप्स की बात की जाए 2 तरह के साइनेप्स होंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के रेफरेंस में जो बात दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जम कर जाता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, केमिकल साइनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, और बिल्कुल सही बात है कि जो केमिकल साइनेप्स है वर्ड इंडिकेट कर रहा है केमिकल, और केमिकल यहाँ पे कौन होंगे बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स, आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। कहता है कि केमिकल साइनेप्स में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो फास्टर होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अगर हम बात करें तो केमिकल साइनेप्स में जो फ्लो होगा वो स्लोअर होगा। रीजन, यहां साइनेप्टिक डिले होता है ड्यू टू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ध्यान रखिएगा कि केमिकल साइनेप्स की बात करता है तो वहां स्लोअर हो जाता है ड्यू टू साइनेप्टिक डिले। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल पास होती है, और बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे पास होती है तभी जाके जो इंपल्सेस है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप कर जाता है, और इसीलिए ये फास्टर होता है क्योंकि यहाँ साइनेप्टिक डिले नहीं होती है बच्चों। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, बिकॉज केमिकल साइनेप्स स्लोअर होता है इलेक्ट्रिकल से, और इसीलिए एलन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दिया गया है थर्ड। नीट 2022 में जूलॉजी सेक्शन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन था मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको ये जो लिस्ट 1 दी गई है इसे लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। चलिए इसे मैच करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको ए, ग्लाइकोजन। अब बच्चों ग्लाइकोजन की बात करें तो वो कोई हार्मोन तो नहीं होता, ना ही वो कोई बायोकैटलिस्ट है, ना ही वो कोई एंटीबॉडी है। हाँ, वो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। हमारे अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और स्टोरेज का काम करता है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है, मतलब ए का फोर्थ यहाँ पे मैच होगा। अगर देखा जाए तो ए का फोर्थ आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया, ए का सेकंड, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए। ए का फोर्थ आपको दिया है, फोर्थ में ए का थर्ड, मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। चलिए बी की बात कर लेते हैं, ग्लोब्यूलिन। अगर आप ग्लोब्यूलिन की बात करें तो एनसीईआरटी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आपसे बोलती है प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसमें 3, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। और ग्लोब्यूलिन का फंक्शन वहां बताती है डिफेंस में हेल्प करता है। कैसे? एंटीबॉडीज बनाता है बच्चों। आईजीजी, एएमडीई, ये जो आपने पढ़ा है ये सब गामा ग्लोब्यूलिन ही है। तो इसका मतलब जो ग्लोब्यूलिन है वो एंटीबॉडीज है, मतलब बी का क्या जाएगा बच्चों? थर्ड जाएगा। तो यहां पे अगर मैं चेक करूं तो बी का सेकंड दिया है, बायोकैटलिस्ट, वो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बी का थर्ड। वैसे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ चुका है, बट फिर भी बाकी 2 ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। चलिए सी, अगर स्टेरॉइड्स की बात की जाए तो हमारे पास हार्मोन या बायोकैटलिस्ट है। तो देखिए स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करें, एस्ट्रोजन्स की बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, तो ये सब क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स है। तो सी फर्स्ट यहां पे जाएगा जो आपको दिया भी है। और फाइनली थ्रोम्बिन की बात करूं बच्चों तो ये एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब ये जो होगा एक बायोकैटलिस्ट होगा, एंजाइम होगा। तो डी का 2। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्टली लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करता है, एंड दैट इज व्हाई एलन ने इसका आंसर थर्ड दिया है बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। बच्चों एज वी नो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, दैट्स वाई हमारे स्टेटमेंट गलत हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा नेकीमोनेरा, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। बेटा डीएनए राइबोसोम तक तो ठीक है, बट यहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, दैट्स वाई हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ पढ़ते हैं बच्चों, साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये स्टेटमेंट बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दैट्स वाई हमारा आंसर भी हो जाता है ऑप्शन नंबर 4।
बच्चों आज जो नीट का पेपर हुआ है उसमें से पर्टिकुलर जूलॉजी सेक्शन के अंदर आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करें। आइए उन्हीं में से देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। यहाँ पर पूछा गया है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का कौन सा इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप बच्चों ये ध्यान करिए कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरह से और उसके पीछे की साइड पर यहाँ पर ये 4 डॉट्स विजिबल होते हैं, ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड और यहाँ से रिलीज होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसका पर्टिकुलर अगर हम फंक्शन देखें तो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करना। ठीक, अब यहाँ पर हमें ढूंढना है कि विच आर नॉट इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी कि कौन से काम पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन ए यहाँ पर हमें दिया है, इसमें लिखा है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि बोन जो रिजॉर्प्शन प्रोसेस होता है जिसमें रीमॉडलिंग वगैरह होता है बोन के अंदर, ये काम तो पैराथायरॉयड हार्मोन करता ही है। तो बच्चों ये यहाँ पर ये तो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन हो गया। देन यहाँ पर सेकेंड जो बी में मेंशन है डिक्रीज कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, हमने अभी यहाँ पर मेंशन करा कि पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर ये बच्चों ये फंक्शन यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन परफॉर्म नहीं करता है। देन ऑप्शन सी यहाँ पर आप देखें कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। भाई अगर ब्लड के अंदर हमें कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है तो बच्चों उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन ये भी होता है कि किडनी से वहाँ पर जो कैल्शियम को पहले बॉडी से एक्सक्रीट किया जा रहा था उसको अब दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये फंक्शन भी हमें पैराथायरॉयड हार्मोन का देखने को मिलता है। देन यहाँ पर ऑप्शन डी में आप देखें डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। अब बच्चों आप यहाँ पर ध्यान करना कि पैराथायरॉयड हार्मोन का काम कैल्शियम को बढ़ाना है ब्लड के अंदर, तो बढ़ाने के लिए जो आपने डाइट कंज्यूम करी है उसके अंदर भी जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर कर ब्लड में पहुंचा देता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर फंक्शन हमें जो डी ऑप्शन में मेंशन है इसमें जस्ट इसके अपोजिट बात की गई है कि डिक्रीजेज दी एब्जॉर्प्शन, जबकि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को, तो इस वजह से ये पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन नहीं होगा। देन यहाँ पर ऑप्शन ई में अगर हम देखें इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों भाई पैराथायरॉयड हार्मोन का जो रोल है जो इफेक्ट है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे हमें देखने को मिलता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे। तो इसका तो कोई रिलेशन ही यहाँ पर हमें पैराथायरॉयड हार्मोन से देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें बच्चों ढूंढना था कि कौन कौन से फंक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन परफॉर्म नहीं करता है। उस बेसिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी, देन उसके बाद डी और ई यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब इन तीनों को ही हमें जो फाइनल आंसर है, फाइनल जो ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें तीनों यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बी, डी एंड ई। तो यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।